हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या पीईएम के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी को आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को विजिट कर सकते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या हम हिंदी में कह सकते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम, या प्रोटीन ऊर्जा कम पोषण। यह कुपोषण का एक रूप है जिसे विभिन्न अनुपातों में जो प्रोटीन या कैलोरी की कमी से उत्पन्न स्थितियां का एक कंडीशन है या ग्रुप है, हम कह सकते हैं लक्षण है। ये जो पीएम है ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशंस में हो सकता है। पीएम दो प्रकार का होता है, एक मरासमस और क्वाशोरकोर। इन दोनों के बारे में अलग अलग शॉर्ट नोट भी एग्जाम में आ सकता है और एक डायरेक्ट पीएम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों को आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मरासमस क्या है। मरासमस ऊर्जा या कैलोरी की कमी के कारण होने वाला एक गंभीर कुपोषण का रूप है। ये किसी में भी हो सकता है, पर बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है। मरासमस का इलाज संभव है, परंतु यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा हो सकता है। कारण क्या है मरासमस के? कारण में होगा कि जो नॉर्मली जो भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी, स्पेशली कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की कमी। आमतौर पर गरीबी, भोजन की कमी, अपर्याप्त स्तनपान स्पेशली पहले 6 महीने में, और बॉटल फीडिंग जिसमें पतला दूध यानी पानी मिला के दूध पिलाया गया हो लंबे समय तक, तो उससे मरासमस हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे लंबे समय से ट्यूबरक्यूलोसिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और क्रोनिक वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े हो लंबे समय से और उनका इलाज ना किया गया हो। इसके अलावा जीआईटी से संबंधित कोई भी जन्मजात विकार हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, क्रोनिक दस्त या उल्टी, ये जितने भी प्रॉब्लम है वो मरासमस को जन्म दे सकती हैं, उसका कारण बन सकती हैं। मरासमस को हम क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रेड में, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 में क्या होगा कि सबसे पहले एक्जिला और ग्रोइन से फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ग्रेड 2 में ग्रेड 1 प्लस एडिशनल फैट लॉस होगा एब्डोमेन और एब्डोमेन के पीछे से बैक में। ग्रेड 3 में 1 और 2 की तो कंडीशन होगी प्लस चेस्ट और चेस्ट के बैक, वहां से भी मसल रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी स्पेशली। और जो ग्रेड 4 होगा उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 प्लस एडिशनल होगा जो मुंह के आसपास की जो फैट है, बकल फैट, वो भी उसका भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे मरासमस के? सबसे पहले तो वजन में कमी होगी, स्किन जो है वो लूज हो जाएगी, डायरिया एसोसिएटेड हो सकता है, स्टमक छोटा हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा, थका हुआ रहेगा बच्चा, बोन एंड जॉइंट प्रोमिनेंट हो जाएंगे, कंकाल जैसा दिखेगा बच्चा। ये सारे जो बोन्स हैं वो दिखेंगी क्योंकि उसके ऊपर फैट तो है ही नहीं। इसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, रिंकल्ड स्किन हो जाएगी, ओल्ड मैन अपीयरेंस होगा, मतलब ऐसे लगेगा कि वो बूढ़ा है, जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। लेस एक्टिव नहीं होगा और खाना नहीं खाएगा, सीवियर कंडीशन में खाना खाना मना कर सकता है, भूख नहीं लगेगी उसको, मन नहीं करेगा खाना खाने के लिए। क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाता है, देखने से, ऑब्जर्वेशन से कि इसको मरासमस होगा। हिस्ट्री टेकिंग स्पेशली अबाउट न्यूट्रिशन और डाइट, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट, ये सारे इन्वेस्टिगेशन जांच हम करवाते हैं और इनके बेस पर फिर मैनेजमेंट शुरू होता है। मरासमस के जो आरंभिक उपचार है उसमें उबले हुए पानी के साथ मिश्रित स्किम मिल्क पाउडर
शुरू में देते हैं और बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं ऑयल ताकि कुछ फैट जाए, चीनी और केसिन। केसिन एक प्रोटीन है मिल्क का, वो ऐड करते हैं। जो ऑयल हम डालते हैं वो एनर्जी के लिए डालते हैं और जैसे जैसे बच्चा ठीक होने लगता है फिर उनको बैलेंस डाइट शुरू कर देते हैं। यदि दस्त साथ में है तो निर्जलीकरण होगा, तो उसके लिए पुनर्जलीकरण वो भी जरूरी है। ऐसे बच्चों में आईवी फ्लूइड की नॉर्मली जरूरत नहीं होती है, सिंपल ओआरएस से काम चल सकता है। मरासमस वाले बच्चों में इन्फेक्शन भी आम है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, तो इसलिए एंटीबायोटिक ड्रग्स दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन है तो। और यदि वर्म इन्फेस्टेशन है तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स भी देनी होती है। गंभीर कुपोषण जिसमें बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो बच्चे को वार्म रखने के लिए वार्मर की आवश्यकता पड़ सकती है, ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं। यदि बच्चा खाने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, जैसा कि सीवियर केसेस में हमने देखते हैं, तो उस कंडीशन में उनको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर भोजन करवाया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है। और वर्म इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन इनका भी ट्रीटमेंट साथ साथ में करना होता है। दूसरी प्रॉब्लम पीईएम की है क्वाशोरकोर। क्वाशोरकोर स्पेशली एक प्रकार का प्रोटीन कुपोषण है, प्रोटीन की कमी है जिसमें एडिमा हो जाता है बॉडी में, जो लीवर है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है और फैटी लीवर की कंडीशन हो जाती है। अब इसमें एडिमा होता है इसीलिए इसको हम इडियोमेटस माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। वैसे बच्चा मोटा लगता है बट प्रोपोर्शन सही नहीं होता। ज्यादातर लोग जो क्वाशोरकोर से प्रभावित होते हैं उनका यदि समय पर इलाज कर दिया जाए इनिशियल स्टेज पर तो वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, परंतु अगर समय पर इलाज नहीं हो तो जो बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो पर्याप्त नहीं होती और वो पूरे अपनी लाइफ के लिए स्टंटेड रह सकते हैं। स्टंटेड मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, वो स्थायी मानसिक और शारीरिक विकलांगता उनमें आ सकती है और कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। मेन ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं और डेथ हो सकती है। कारण क्या है क्वाशोरकोर की? जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रोटीन की कमी, तो कैलोरी इंटेक ठीक है बट प्रोटीन इंटेक कम है तो क्वाशोरकोर हो सकता है। यदि प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं जा रहा है तो शरीर की जो सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट, उनका रिपेयर नहीं हो पाएगा और क्वाशोरकोर जैसी कंडीशन होने लगती है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि प्रोटीन की ये जो कमी है वो गरीबी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। कई बार अज्ञानता या जागरूकता की कमी के कारण भी क्वाशोरकोर हो सकता है क्योंकि पता नहीं होता कि बैलेंस डाइट में प्रोटीन लेना है, कितना लेना है। सिम्टम्स क्या होंगे क्वाशोरकोर के? एक तो चेंज इन द स्किन कलर एंड हेयर। स्किन जो है वो रेडिश होनी शुरू हो जाएगी, बालों का कलर भी ब्राउन रस्टी कलर होगा, बहुत ज्यादा थका थका लगेगा बच्चा, साथ में एसोसिएटेड डायरिया हो सकता है। मसल मास वो कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन नहीं है तो मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ग्रोथ नहीं होगी, वेट गेन नहीं होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा स्पेशली एंकल, फीट एंड बेली पर। इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन नहीं है तो इम्यूनिटी, ये जो एंटीबॉडीज वगैरह है वो सही प्रोडक्शन नहीं होंगे। सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी की कमी होगी। इरिटेबल होगा बच्चा, चिड़चिड़ा रहेगा। स्किन रैशेज भी हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर और लास्ट में शॉक की कंडीशन भी आ सकती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन है। बच्चे को ऑब्जर्वेशन से पता लग जाएगा कि इसको संभावना है क्वाशोरकोर की। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन एग्जामिनेशन और मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट। इसके बाद शुरू होगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुरू किया जाता है एक नियोजित या प्लांट आहार के साथ, जिसमें सबसे पहले बच्चे को शुरुआत की जाती है कार्बोहाइड्रेट से और फिर धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है उसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ये भोजन की जो पुनर्संरचना
शुरू की जाती है दोबारा से बच्चे देना, ये बड़ी सावधानी से करनी होती है, क्योंकि यदि कोई बच्चा यदि लंबे समय तक प्रोटीन और आहार की कमी उसने झेली है और अब एकदम से उसको शुरू करते हैं बैलेंस डाइट, तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है जिसे हम रीफीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक भोजन को शुरुआत की जाती है। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है? रीफीडिंग सिंड्रोम एक जीवन को खतरे में डालने वाला या लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस है, जो लंबे समय से कुपोषित व्यक्तियों में अगर जल्दी जल्दी भोजन इंक्रीज किया जाए, बैलेंस डाइट एकदम से दी जाए, तो उनको हो सकता है। इसके अलावा यदि बच्चे की कंडीशन इतनी सीवियर है कि वो शॉक में है, बीपी कम हो गया है, हार्ट रेट तेज है, तो उसे मेडिकेशंस देनी पड़ सकती है बीपी को सपोर्ट करने के लिए। गंभीर मामले में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकती है, स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। संक्रमण यदि है तो एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन और जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए मेडिसिन देंगे, और स्किन केयर पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि स्किन ब्रिटल हो जाती है, तो इमोलिएंट्स, क्रीम और रूटीन स्किन केयर करेंगे ताकि स्किन का ब्रेकडाउन ना हो। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप YouTube चैनल माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इसको सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को लाइक करें, वहां से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। और अपने नोट्स बनाने के लिए, जो ये कंटेंट है उसको पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।